तई की राम राम। दुखों का अंत कैसे किया जाए, एक कथा के माध्यम से बता रही हूँ। सुनना मात्र से सुख संपत्ति धन की वर्षा होती है। चलो चलते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं दुखों का अंत कैसे किया जाए। तब माता पार्वती कहती है कि हे देवों के देव महादेव, आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है, इसलिए आज आप ही बताइए दुखों का अंत कैसे किया जाए। तब भगवान शिव कहते हैं हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ और सुनना ध्यान से। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरी सुने, आधी अधूरी कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से मन चाहा फल प्राप्त नहीं होता, पूरी सुनने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। और शिव भक्त हो, शिव भोले बाबा का अनादर नहीं करते। सुनना, कहानी ज़्यादा लंबी न खींचते हुए। एक बार संध्या के समय वीरपुर के राजा चंद्रभान सिंह जंगल में शिकार खेलकर अपने राज्य में लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नज़दीक जाने लगे। जब राजा ने बालक के नज़दीक पहुँचे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हें बहुत आपके सपने पूरे करूँगा। राजा को उसके नज़दीक पहुँच गए और बोले, बेटा तुम कौन हो? बालक ने घबरा कर कहा। राजा ने कहा, डरो मत, मैं वीरपुर का राजा हूँ और अब तुम अपनी माँ की चिता के पास खड़े हो और बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रही हो, और क्या मैं जान सकता हूँ इस सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारी सगे संबंधी रिश्तेदार कहाँ? अकेले ही थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा शहर के एक धनी सेठ करोड़ी मल थे और मेरी माँ और पिताजी का बहुत प्रेम विवाह हुआ। चूँकि मेरी माँ एक बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने माँ को शकुनी और मनहूस कहने लगे कि और आने से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तेरे आने से। उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। गर्भवती थी उस समय मेरी माँ। जब जंगल में आई, यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और मेरा वहीं पर जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते हुए मुझसे कहा कि मैं किसी तरह गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनने के योग्य बनूं। महाराज, ये शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। मेरी माँ जीवित रहते हुए भी बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं निभा पाया मैं और न बन पाया, इसलिए इसकी चिता के समीप खड़ा होकर मैं बड़ा आदमी बनने की प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज, बेटा, बड़ा ही दुख भरी कहानी तुम्हारी। इस वन में रहकर एक आदमी कैसे बड़ा बन सकता? अच्छा यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? बच्चे ने कहा, आपके साथ महाराज। राजा ने कहा, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना देंगे और तुम्हारी मदद कर देंगे। यह बात सुनकर और तुमसे वादा करते हैं, हम बड़ी खुशी के साथ तुम्हें ले जाना चाहते हैं। तो कहा, महाराज मैं चलने को तैयार हूँ। और फिर राजा उनके साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। वो लड़का भी राजमहल में पहुँचने पर रानी ने पूछा, महाराज यह लड़का कौन है? तब उसने कहा, यह कालू है, आज से यह हमारे राजमहल में रहेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज न जाने कैसे कैसे नमूने लेकर घर में आ जाते हैं, इन्हें कौन समझाए? ये महल है, अनाथालय नहीं है। राजा ने अपने रानी से पूछा, महारानी आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं महाराज, आपकी आज्ञा कीजिए। महारानी, आज से कालू तुम्हारी छत्र छाया में ही पड़ेगा। राजकुमार और राजकुमारी की इस तरह की अब ध्यान रखना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आज से इस बच्चे का ध्यान रखूँगी। और उस रात कालू सोचने लगा कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, और
दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि कालू को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। अगले दिन राजकुमार राजकुमारी और कालू भोजन राजकुमारी और कालू को भोजन परोसा गया। उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में भोजन दिया, जबकि कालू को पत्ते में परोसा गया। इससे कालू नाराज हो गया और कहा कि वह पत्ते पर खाना नहीं खाएगा। रानी ने पूछा, क्या वह पत्तल पर भोजन नहीं करेगा? कालू ने जवाब दिया कि वह खा सकता है, लेकिन उसे भेदभाव पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में खाना दिया जा रहा है। रानी ने कहा कि अगर राजाओं और महाराजाओं के तरह खाना चाहते हो तो ऐसे पत्तल पर खाओ, नहीं तो चले जाओ। कालू ने कहा, तब तक नहीं खाएगा जब तक सम्मान के साथ सोने की थाली में मुझे भोजन नहीं परोसा जाएगा, और उसी जंगल की ओर लौट गया कालू नाराज होकर, जहाँ से आया था। अब महाराज महल में आए तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। तो उन्होंने रानी से पूछा कि कालू को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया? तो रानी ने कहा, कालू को की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि मुझे वह बहुत ही घमंडी और चतुर है, इसके सिवा उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है। महारानी बेशक उसके पत्ते के भोजन पर परोस कर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया। वह अब बालक है, अपना अपमान महसूस किया होगा उसने, तभी वह यहाँ से महल छोड़कर चला गया। ये तेरी यही इच्छा थी कि इसको घर में मैं ना रखूं? तब रानी बोली, हाँ। वह अपमान महसूस हो गया, तभी वो चला गया। महाराज महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है? राजा तुरंत कालू को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह महल में नहीं मिला। और राजा ने सोचा, कालू अवश्य जंगल में झोपड़ी में चला गया होगा, मुझे वहाँ जाकर बेसहारा बालक को वापिस महल में लाना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। अब कालू वापस जंगल में आ गया तो गंगा नदी के किनारे त्रिकुट नाम का एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। पर वह ब्रह्मा ऋषि का नाम का एक वहाँ पर साधु रहता था। वह बहुत ही करुणामय थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता तो वह महाराज उन्हें निवेदन करते कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर अपनी यात्रा जारी रखें। यात्री के उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और बाद में उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते की तरफ निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा करते रहते। वहाँ पर एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था, और जो यात्रियों से पैसा मिलता था उसे पैसे को देने में हिचकिचाता, उसे कालू बिना किसी झिझक के मार डालता था। इसी वजह से लोग जंगल से गुजरने वाले 100 बार सोचते थे कि अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश भी करे तो कालू उसे लूट लेता। इस तरह डाकू कालू का खौफ हो गया, आसपास के कई गांवों में फैल गया। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्र होकर उन्होंने डाकू कालू से मुक्ति पाने की योजना बनाई। तब एक व्यक्ति ने कहा, कालू डाकू का आतंक प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कालू डाकू बन गया, तो उससे कैसे निपटा जाए? एक ने कहा, भाइयों संगठन में बहुत ज़्यादा शक्ति है, यदि हम मिलकर उस पार दावा बोल दे तो कैसा रहेगा? इसे तो शायद ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। दूसरे ने कहा, विचार तो बहुत अच्छा है, और इस बात में देरी किस बात की? तब उस समय अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर डाकू कालू को ललकारने लगे और वन में वो बोलने लगे, कहाँ छिपा है का डाकू कालू, बाहर निकल, आज तुम्हें हम लूटने आए हैं, तू हमें नहीं लूट पाएगा। अब तू हमसे बच नहीं पाएगा। शिकार के चक्कर में झाड़ियों में छिपे डाकू कालू ने देखा तब लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, अचानक चौंक गया। उसने सोचा, ये लोग आज भीड़ लेकर आए हैं, अगर आज वह भीड़ के हाथ लग गया तो बचना बहुत मुश्किल है।
जबकि लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे। डाकू कालू ने सोचा कि यहाँ तो मुझे लोग ज़रूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुपना चाहिए ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वहाँ से उठा और चुपचाप वहाँ से भाग निकला। जल्दी साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे कुटिया में शरण ले लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुँचा तो वह बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। साधु ने देखा, यह कौन हो तुम? इस तरह क्यों हाँफ रही हो? इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? साधु ने फिर से पूछा, तुम कौन? कहाँ से भाग कर आए हो? क्या घर से भाग कर आए हो? कालू ने कहा, नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। तब कालू ने ऋषि को राम कहानी सुनाई अपनी पूरी। और तब ऋषि अर्थात साधु ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ ऋषिवर, मैं समझ नहीं पा रहा कि बड़ा आदमी कैसे बनूं। ऋषि ने कहा, बेटा यहाँ रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। कालू ने कहा, परंतु ऋषिवर मैं विद्या प्राप्त कैसे करूं? मेरे पास तो शिक्षा है तो कोई धन नहीं, मुझे कौन पढ़ाएगा? ऋषि ने कहा, बेटा यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा पाना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर कालू ने किसी तरह अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि ने कहा, तू अंदर जा, कुटिया में जाकर छिप जा। कालू ने ऐसा ही किया, कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी कालू को खोजते हुए कुछ लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुँचे। साधु महात्मा से पूछने लगे, बाबा क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा? आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? लोगों ने कहा, हम कालू डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है, इसलिए आज हम उसे मारने के लिए आए। तब साधु बाबा बोले, क्या तुम कालू को मारोगे? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोगों ने कहा, साधु बाबा तुम क्या कह रहे हो? कालू डाकू मर चुका है? साधु ने कहा, हाँ भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो और अपने घर लौट जाओ। कालू कुटिया के अंदर छिपा हुआ खिड़की से यह सब नज़ारा देख रहा था। यह सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से मेरी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उनकी बातों पर विश्वास करके वहाँ से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा आपने मेरे बारे में उन लोगों को झूठ क्यों बोल दिया? मैंने उनसे क्या झूठ बोला? कालू तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका है, इसलिए तुम डर के मारे मुझसे मदद मांगने आए हो। साधु बाबा आपकी बात सच है। साधु ने कहा, उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन में शांति है? तुमने निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो। साधु ने कहा, हर समय तुम मन में यही तुम्हारा डर बना रहता होगा। तो कालू ने कहा, हाँ महाराज, वो ऋषिवर, कहीं कोई तुम्हें मार ना दे, सत्य बोलो। कालू ने कहा, हाँ बाबा आप सत्य कह रही हो। फिर सोचकर कालू डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मैं अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिसको करने से मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखा जाए। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो काम करने की कहोगे मैं उसे अवश्य करूँगा। साधु ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और कालू उनके पीछे पीछे गया। पर्वत की तलहटी में पहुँचने पर साधु महाराज ने कहा, कालू इन दो पत्थरों को सिर पर उठाकर पहाड़ पर
मेरे पीछे पीछे चलो। कालू ने कहा अच्छा साधु बाबा। कालू ने ऐसा ही किया, दोनों पत्थरों उठाकर सिर पर रखकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा क्या हुआ कालू? तब साधु बाबा यह पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा अच्छा एक पत्थर फेंक दो। कालू ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर साधु के पीछे पीछे चलने लगा। तब दूर जाने पर कालू ने कहा साधु बाबा यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु बाबा ने कहा ठीक है नीचे फेंक दो, मेरे पीछे आओ। कालू ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु के पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। वह आसानी से पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया तो वहाँ आसानी से पहुंचकर कालू ने कहा साधु बाबा आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? आप मुझे यहाँ आने का कारण बताएं, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तब साधु बाबा ने कहा मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए लाया हूँ। अब देखो तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्या रूपी 2 पत्थरों का बोझ है जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता। इसलिए तुम एक काम करो, आज से लूट मारो हत्याएं बंद करो। तब जिन लोगों ने लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उनको वापस कर दो, तब जाकर तुम सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तब भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। कालू ने कहा ठीक है साधु बाबा मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि जिन लोगों से मैंने धन लूटा था वे कौन हैं, कहाँ के निवासी हैं। फिर साधु बाबा कहते हैं इसलिए तुम ऐसा करो, चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में दे दो। ठीक है बाबा मैं ऐसा ही करूँगा। कालू ने बांट दिया, ऐसा ही किया। भेष बदल कर शहर में गया और साथ लाए सारे धन को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। तो धन बांटने के बाद कालू वापिस वन में साधु के पास आया। बोला साधु बाबा मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तब साधु बाबा ने उसे कहा मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात आपसे नहीं सीखी है, मुझे ज्ञानपूर्ण बातें सिखाओ। कालू ने कहा मेरे जन्मों को सार्थक बना दीजिए। कालू ने साधु बाबा से विनती की। साधु बाबा ने अपना शिष्य बना लिया और कहा कालू जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करो। दूसरों की सहायता करना मानवता की सच्ची सेवा है। कालू ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और उसके सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। साधु बाबा की कृपा से अत्यंत बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। एक दिन साधु बाबा ने कहा कालू आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। कालू ने उत्तर दिया पर मैं आपकी शिक्षा का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य। कालू ने शिक्षा आरंभ की और आश्रम के कामों में मदद करने लगा। कई वर्ष बीत गए। अब कालू भी युवा हो गया। एक दिन आशीर्वाद देते हुए साधु बाबा ने कहा कालू आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो गई है। मुझे गर्व है कि मेरे पास सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कठिनाइयों और सफलताओं को प्राप्त कर सकोगे। अब यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। कालू ने पूछा गुरुदेव अब मुझे क्या करना है? साधु बाबा ने उत्तर दिया कालू अब तुम युवा हो, तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए तुम्हें कोई कार्य अपना कर जीवन यापन करना पड़ेगा। कोई कार्य अपनाओ। कालू ने निराश होकर कहा गुरुदेव मैं तो एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? साधु बाबा ने सलाह दी जाओ बुद्धि के बल पर जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। कालू ने बीरपुर जाने का निश्चय किया। बीरपुर वह राज्य था जहाँ बचपन में उसने आश्रय दिया था राजा ने, परंतु रानी ने उसे अपमानित करके निकाल दिया।
था। जब कालू वीरपुर पहुंचा तो उसने सुना कि वहाँ के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इसलिए मंत्री का पद खाली पड़ा। वह मंत्री के पद खाली होने से राजा के दरबार में आज मंत्री के पद खाली के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव होना था। कालू दरबार में पहुंचा और कुछ सोचने लग रहा था। तभी उसी समय ध्यान लगा और उस राजा सिंहासन पर बैठे। सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उससे एक रिक्त पद खाली है। यह पद अधिक दिनों तक खाली नहीं रहना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, आप ठीक कह रहे। सेनापति, परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उनके पुत्र सारंग को सौंप दिया जाए। लेकिन कालू ने कहा, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदलना ही समझदारी है। फिर एक युवक ने कहा, महाराज, मेरा नाम यश है और मंत्री पद के लिए मैं अपना नाम पेश करता हूँ। कालू ने अपना नाम यश बताया ताकि चंद्रभानु को उसे पहचान न सके। कई सालों बाद राजा चंद्रभानु सिंह बूढ़े हो चुके थे। कालू ने कहा, महाराज, आप जैसी चाहे मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी में खरा नहीं उतरता तो ठीक है, वरना मुझे आप सजा दे देना। राजा ने कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी उसे हम तभी मानेंगे जब तुम्हारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम दोनों में परीक्षा लेंगे और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा उसे वीरपुर का मंत्री बनाएंगे। राजा चंद्रभानु सिंह के आदेश पर सोने की म्यान में रख दी तलवार जब दरबार में पेश की गई तो राजा ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम उत्तर दिशा में जाकर केसरपुर के राजा केसर सिंह को यह भेंट दे आओ। फिर राजा ने यश को दूसरी तलवार दी और कहा, तुम पश्चिम सीमावर्ती राज्य विशालपुर में जाकर राजा विशाल को यह भेंट कराना। दोनों उसी समय तलवार लेकर अपनी अपनी दिशाओं में निकल पड़े। सारंग जब केसर पर पहुंचा तो राज्य के दरबार में पहुंचा। वहाँ राज्य के दरबार में पहुंचने पर उसने राज्य के दरबार में देखा कि यहाँ पर तो राजन में वीरपुर के राजा चंद्रभानु सिंह से ने भेजा हूँ और राजदूत हूँ, यह बताया जाकर। तब हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार स्वरूप भेंट में दी है। तब राजा केसर सिंह ने तलवार की म्यान से उसे निकाला और देखा तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने पूछा, यह क्या है? तब तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका अर्थ क्या है? सारंग ने मन में सोचा, तलवार की नोक पर इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता, मैं तो नहीं जानता। फिर भी राजा को जवाब दिया, राजन, लाल रंग का रहस्य यह है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर ले, वरना हमारे महाराज अपनी तलवार से आपके यहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे। तब राजा केसर सिंह ने अपने सेनापति को आदेश दिया, राजा चंद्रभानु ने हमें चुनौती दी है, आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दो। हम जल्दी वीरपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर सारंग घबरा कर वहाँ से चला गया। दूसरी जब कालू विशालपुर पहुँचा तो वहाँ राजा के सामने पेश हुआ और राजा ने पूछा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है? कालू ने गहरी सोच में पड़ने के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। यह तलवार उसके सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग रंगने का मतलब क्या? कि हमारा राजा और राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात। तब राजा ने इसकी मित्रता तलवार को स्वीकार करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि राजा का सच्चा मित्र बनूँ। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। उसके बाद राजा ने कहा, राजदूत,
मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूँ। कालू ने धन्यवाद कहा और सेना की एक टुकड़ी को बहुमूल्य उपहारों के साथ वीरपुर की ओर चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग और यश दोनों ही वीरपुर में पहुंचे। तब राजा ने कहा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का तुमने क्या अर्थ बताया? तब सारंग ने सारी बात विस्तार से बता दी। राजा बोले, ओह सारंग, तुम ये क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। जी महाराज, सारंग ने उत्तर दिया। उस समय गुप्तचर आया और सूचना दी, महाराज, केसरपुर की विशाल सेना वीरपुर की तरफ चली आ रही है। ओह, अब क्या होगा? शीघ्र तो अपनी सेना का संगठन भी नहीं कर सकते। राजा चिंतित हुए। तब मौजूद कालू ने कहा, महाराज घबराइए नहीं। जब मैंने विशालपुरम के राजा को तलवार की नोक पर लगे लाल रंग के विषय में जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दे कि वो केसरपुर की सेना से युद्ध करे। अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर में हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाई और परिस्थिति के विषय में विजय हमारी होगी, जैसा कालू ने सोचा था। विजय प्राप्त होने के बाद महाराज चंद्रभानु ने सारंग और कालू को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, कालू, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम दोनों मंत्री के पद पर नियुक्त हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे अन्याय है। मैंने दोनों को एक सी भेंट प्रदान की थी। दोनों राजाओं के कहने के लिए कहा था कि तुमने दोनों को अपनी बुद्धि से उन बेटों को अलग अलग अर्थ निकाला। यश ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। तब बताओ, तुम्हें वीरपुर का मंत्री बनाए या यश को? सारंग ने जवाब दिया, सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने भीषण एक घोषणा की, हम यश को वीरपुर का मंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद उसी रात को यश के मंत्री बनने का सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से यश को भोजन करा। मंत्री बने यश ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका प्रबंध कर लेते हैं। महाराज ने कहा। जब कालू की सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन भी आ गया जिसके बारे में आपने कभी मना नहीं किया था। महारानी ने पूछा, क्या कह रहे हो मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी, यदि आप याद कीजिए, 15 साल पहले कालू नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, ओह हाँ, याद आया। इस बालक की दृढ़ता से भोजन को खाने से मना कर दिया और कहा था कि इस महल में भोजन नहीं करेगा। जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा तो महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता हैं? कालू ने उत्तर दिया, मैं वही बालक हूँ महारानी जी। जब तुम राजा चंद्रभानु सिंह महारानी से कहा, देखो महारानी, जिस बालक को आपने अहंकार समझा, आज वह इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी ने मुझे इस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मैं इतनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता और तीव्र इच्छा नहीं जगती। तो महारानी का एहसान बंद हूँ। यह सुनकर महारानी ने कहा, यह तो आपकी विनम्रता है। इस तरह मंत्री ने कुशलतापूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा चंद्रभानु ने कालू को एक पत्र लिख दिया और कहा, तुम उधमपुर जाओ और वहाँ चोरी छुपे काफ़ी बढ़ गई हैं।
चोरियाँ, तो कृपया तुम जाकर विवेक से काम लो, वहाँ चोरियों को रुकवाओ, राज्य की चोरियों से मुक्त कराओ राज्य को, क्योंकि वहाँ के राजा ने मुझे पत्र लिखकर सहायता मांगी है। फिर कालू उधमपुर की दिशा की ओर चल पड़ा। एक दिन रात चलकर वहाँ पहुँचा। वहाँ शशिकांत सिंह के पास चला गया और बोला, राजा चंद्रभान सिंह ने आपके नाम पत्र भेजा है। राजा ने पूछा, और चंद्रभान सिंह ने मदद के लिए तुम्हें भेजा है? कालू ने पत्र लेकर फिर राजा से वह पत्र पढ़ा। उसने लिखा, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। और उसने अपना हितैषी विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस तरह वह कालू डाकू से विशेष सलाहकार बन गया। उसने अपनी माँ का कहा निभाया। यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कृपया आप भी बुरे कामों को त्याग कर अच्छे काम पर ध्यान दें, तब अंत में आपको भी बड़ा आदमी बनने का मौका मिल सकता है। आपका हितैषी राजा चंद्रभान सिंह पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे कि यह आदमी एक समय में एक कुख्यात डाकू रहा और फिर राज्य में मंत्री रहा। क्या विशेष सलाहकार महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? इतनी बड़ाई, परंतु उसके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु आज राजा चंद्रभानु सिंह जैसे ही अनुभवी राजा ने बताया तो निश्चय यह उपयोगी होगा। मन में विचार आते ही उन्होंने कालू से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? महाराज, मेरा नाम कालू है। कालू, आज तुम हमें विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं तुम्हें। ओह महाराज, अब तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। उस दिन राजा शशिकांत सिंह कालू के साथ राज दरबार में पहुँचा और उसने, कालू, आज से तुम यहीं पर बैठा करो। महाराज, कालू ने उत्तर दिया। कालू ने अभी अपना स्थान ग्रहण ही किया था कि तुरंत कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आ गए। उनमें 3 पुरुष और 1 वृद्ध महिला थी। एक पुरुष आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय करें, हमारा धन वापस दिलाएं। पहले हमें सभी विवरण बताएं, तब हम कोई निर्णय ले पाएंगे, महाराज ने कहा। इस पर वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं शुरू से ही आपको पूरी बात बताऊंगी। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, ये 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहाँ उन्होंने भारी मुनाफा कमा लिया, जिससे उनके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया। फिर एक दिन ये 4 व्यापारी संपूर्ण धन लेकर मेरे पास आ गए। बूढ़ी माँ, हम इस राज्य में नए हैं, हमारे पास काफ़ी धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। मैंने पूछा, मैं रक्षा कैसे करूं? उन्होंने कहा, तुम्हारे घर के आंगन में धन गाड़ देंगे और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगेंगे, तब उस दिन आप हमें यह धन वापस दे देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगेगा तो उसे मत देना। मैंने कहा, तुम ये बहुत सरल है मेरे लिए क्या? व्यापारियों ने कहा, बूढ़ी माँ, इसके बदले में हम तुम्हें धन देंगे। मैंने तब कहा, तब तुम्हारी बात मंजूर है। फिर उन्होंने घर में गड्ढा खोदा, 2 बड़ी पोटलियां धन से भरी और वहाँ रखकर मिट्टी से ढक दिया। चारों बोले, बूढ़ी माँ, हम चारों शाम को भोजन करने आया करेंगे। मैंने बड़े शौक से कहा, बेटा आ जाना, रोज़ शाम भोजन करने आते तो मुझसे पूछते हमारा सारा धन सुरक्षित है, तो मैं सारा धन सुरक्षित बता देती। मैंने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारा सारा धन सुरक्षित है। एक दिन जब 4 व्यापारी खजाने की जगह खोदा तो वहाँ पर धन
उन्हें नहीं मिला। तब वह कहने लगे कि माता जी, मेरी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, बूढ़ी माँ यह मुद्राएं रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। मैंने आशीर्वाद दिया, झुककर जियो। लेकिन उन चारों में से एक के मन में खोट आ गया। उसने सोचा कि यदि मुझे धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी पूरी जिंदगी बिना मेहनत के ही आराम से बीत जाएगी। एक दिन जब वे चारों व्यापारी घर के बाहर पेड़ के नीचे चौपट खेल रहे थे, तभी उनसे एक ने दूसरे से कहा। तब बूढ़ी माँ ने जाकर कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, वह भूख लगी है। ठीक है, अभी जाता हूँ। वह घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि यह सबसे अच्छा मौका है। अब उसके साथी बाहर व्यस्त हैं, अकेले धन हड़प सकता है। घर के अंदर पहुंचकर मुझसे कहा, बूढ़ी माँ, हमें इस वक्त सारे धन की मुझे आवश्यकता है। मेरे साथी ने धन लाने के लिए मुझे भेजा। मैंने कहा, सारे धन को एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता पड़ गई? उसने कहा, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे तो बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ ले। तब दरवाजे पर आई, बाहर बैठे चौपट खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने जयंत से जो कहा वह ठीक है? उन्होंने कहा, ये बूढ़ी माँ ठीक है, परंतु जरा जल्दी कर दो। तब मैं घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारा साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढे को खोदकर तुम धन ले जा सकते हो। वह व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वह तेजी से गड्ढा खोदने लगा और जुट गया। बड़ी तेजी से उसने सारा धन खोद लिया और धन को बड़े बड़े थैले निकाल कर बाहर रख दिए और फिर मुझसे बोला, बूढ़ी माँ, तुम जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। मैंने कहा, अब लाई बेटा। फिर मैं पानी लेने चली गई। पलक झपकते ही वह व्यक्ति दोनों धन से भरे थैले उठाकर घर के पिछवाड़े में खड़े घोड़े पर लाद कर तुरंत फरार हो गया। दूसरी ओर साथी बाहर जो बैठकर चौपट खेल रहे थे सोचने लगे, उनका मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने कहा, चलो अब तो खाना तैयार हो गया। अब खाना तैयार हो गया, अंदर चलते। तीनों अंदर गए और मुझसे बोले, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा। मैंने कहा। उसने मुझसे पूछा, नहीं, वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास चला गया। तब तीनों व्यापारी यह सुनते ही सदमे में पड़ गए और कहते हैं कि तुमने अकेले सारा धन उसको क्यों दे दिया? मैं दरवाजे पर आई थी तो तुमने कहा था कि जल्दी करो। हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया? फिर मैंने अपनी कहानी पूरी करते हुए, महाराज, यही है सारी कहानी, बताइए इस घटना में मेरा क्या दोष है? फिर तीनों व्यापारी कहते हैं, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है। अवश्य इसकी बात का पता है, इसको क्यों दिया इसने धन? हमारा मित्र धन लेकर कहाँ पर गया इसे पता है। महाराज, हम सब पर दया करो। महाराज सोचने लगा, ओ बड़ा ही विचित्र झगड़ा है, यह कैसे इन लोगों का निपटारा करूं? क्यों न कालू को इस झगड़े के निपटारे के लिए बुला ले। इस प्रकार कालू के विवेक की परीक्षा भी हो जाएगी। यह सोचकर कालू से कहा, कालू, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। तो कालू ने बूढ़ी औरत से पूछा, बूढ़ी माँ, जब 4 व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सारा धन हम जब आंगन में गाड़ देंगे और हम चारों भाई एक साथ आएंगे तब उस धन को दे देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। क्यों भाइयों, बूढ़ी माँ ने जो कुछ कहा क्या वह सच है? तुम्हें कुछ कहना है?
तब बूढ़ी माँ, जो कुछ आपने बताया वह सत्य है, लेकिन इससे हम तीनों से बिना पूछे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। तुम लोगों ने बूढ़ी से कहा कि चारों एक साथ आकर धन मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना। हाँ, यही सच है। उसी तरह जब तुम सब आकर बूढ़ी माँ से पैसे मांगे तब तुम्हें पैसे देने हैं, अन्यथा नहीं। हाँ महोदय, हम यही कहने आए हैं कि हमने कहा था चारों भाई आएंगे तभी पैसे देना। तो महोदय, आप बूढ़ी माँ की शिकायत क्यों लेकर आए हो? आपने चौथे साथी को साथ लेकर क्यों नहीं आई? यदि उस समय बूढ़ी माँ पैसे नहीं लौटा देती तब उसे दोषी नहीं माना जाएगा। तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे कि इस व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से हमारे ही शब्दों का से हमें जाल में फंसाया। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, तुमने सही फैसला लिया है, तुम लंबी उम्र पाओ। जब व्यापारी सिर झुकाकर वहाँ से जाने लगे तब कालू ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई मेहनत की कमाई हुई धनराशि आप किसी अजनबी के घर में छिपा सकते हो? सच सच बताओ, तुम यह धन कहाँ से लाए? महाराज, हमने यह धन व्यापारी से यह धन कमाया है। यही सच बोले। सच बताओ वरना तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। कालू ने कहा, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। वे बोले। कालू ने फिर कहा, जल्लादों को बुलवा दूंगा, वे इनसे सच उगलवाएंगे। नहीं, जल्लादों को मत बुलवाओ, हम सच बता देंगे। वे बोले, तो बताओ। कालू ने कहा, सच बताओ। सच यह है कि हम चारों साथी एक चोर के गिरोह थे। जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार हो गया, और वह धन चोरी से इकट्ठा किया हुआ था हमारा। महाराज ने कहा, ओ, तुम लोग चोर हो? जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दो और इस बूढ़ी औरत को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया जाए। महाराज ने कालू से कहा, कालू, तुम परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम्हें हमने अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित काम किया है। हमें इस फैसले पर गर्व रहेगा। उस दिन के बाद राजा शशिकांत सिंह कालू से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते, सबसे बुद्धिजीवी कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान शिव अपनी कथा समाप्त करते हैं। सोच समझकर फैसला लें, सोचो समझो करो विचार, गलत फैसला न लें और न दें, अपनी बुद्धि से काम ले। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। ताई की राम राम।